बेटा रोहन, भरत और कबीर, बेटा मेरी आवाज आ रही है? यस सर। और बेटा स्टार्ट करें फिर। बेटा हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है कॉस्ट अकाउंटिंग। पहले छोटी सी बात को समझना। सर वो आप लास्ट क्लास की रिकॉर्डिंग कब मिलेगी? बेटा जो लास्ट क्लास में हुआ था ना वही मैं आज करवा रहा हूँ, इसलिए आज मैंने उन बच्चों की क्लास रखी है जिन्होंने लास्ट क्लास नहीं ली थी। ठीक है? ओके, तो सर आज स्टार्टिंग से होगा ना, बिल्कुल बेसिक हाँ से? बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल बेसिक से। ओके सर। शुरू करें अब? यस सर। देखो, तो हमने क्या बोला, हमें पढ़ना है कॉस्ट अकाउंटिंग। तो पहले हम थोड़ी सी पुरानी बातें कर लेते हैं। आपको याद है ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग? ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग में हमने तीन चीजें पढ़ी थी बचपन में। पहला था फाइनेंशियल अकाउंटिंग। दूसरा था कॉस्ट अकाउंटिंग। तीसरा था मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो बेटा ये चीजें आप लोगों ने 11th में पढ़ी थी, जिसमें था फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग आप लोगों ने सेमेस्टर 1 में पढ़ी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के नाम से। कॉस्ट अकाउंटिंग आप अभी पढ़ रहे हो। नेक्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों का मैनेजमेंट अकाउंटिंग आएगा। ठीक है? तो तीनों में डिफरेंस क्या है वो भी समझ लो एक बारी। फाइनेंस अकाउंट क्या बोलता है? फाइनेंस अकाउंट कहता कि भैया कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, इसको बोलते हैं फाइनेंस अकाउंट। कॉस्ट अकाउंटिंग बोलता कि जो तुम मैन्युफैक्चर कर रहे हो गुड्स, मतलब जो भी प्रोडक्शन प्रोडक्शन कर रहे हो या कोई भी गुड्स को बना रहे हो, उसको बनाने की कॉस्ट कितनी है, या फिर हम कॉस्ट को कम कैसे कर सकते हैं, या फिर हम कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट अकाउंटिंग। उस पे डिसीजन लेना, अगर आप डिसीजन ले रहे हो, दैट मीन्स मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो हमें आज पढ़ना है कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में। तो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या कहता? सिंपल सी बात, कॉस्ट अकाउंटिंग आपको क्या सिखाएगा? कॉस्ट को कैलकुलेट करना। किसकी कॉस्ट को? गुड्स की कॉस्ट को कैलकुलेट करना सिखाएगा। दूसरी चीज क्या सिखाएगा? कॉस्ट को रिड्यूस करना या फिर कॉस्ट को कंट्रोल करना, ये सिखाएगा। ये दो बातें आपको कॉस्ट अकाउंटिंग सिखाएगा जो आपके कोर्स में भी है। ठीक है? अगर मैं बात करूं कोर्स का कंटेंट कितना है आपका, कोर्स कंटेंट भी समझ लो। मैं आपको स्टार्ट करवाऊंगा कॉस्ट शीट से। पहला कॉस्ट शीट। दूसरा मैं आपको करवाऊंगा मटेरियल कॉस्टिंग। तीसरा करवाऊंगा मैं आपको प्रोसेस कॉस्टिंग। चौथा आएगा आपका कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। पांचवा आएगा आपका आएगा रिकंसिलिएशन। रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। सिक्स्थ आपका आएगा ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। ऑपरेटिंग या फिर इसको सर्विस कॉस्टिंग भी कहते हैं। सेवेंथ आपका आएगा एबीसी कॉस्टिंग, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कहते हैं इसको, या फिर एबीसी एनालिसिस समझ लो। एबीसी एनालिसिस। एट्थ आपका आएगा लेबर कॉस्टिंग। नाइन्थ आपका आएगा ओवरहेड कॉस्टिंग। टेंथ आपका आएगा इंटीग्रल कॉस्टिंग, इंटीग्रेटेड अकाउंट समझ लो, इंटीग्रेटेड अकाउंट्स। तो ये 10 बातें आपको सीखनी है आपकी पूरी कोर्स के अंदर। ठीक है? इसका सर जो वो जो आपने डायग्राम बनाया उसके अंदर फर्स्ट वाले के अंदर वो एस से क्या लिखा है?
बेटा वो सेमेस्टर 1 में आप लोगों ने पढ़ा था ना फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अच्छा हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो सेमेस्टर 1 में फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ा आपने। अब इसके अंदर हम कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ेंगे और अगली बार सेमेस्टर में हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ेंगे। ओके सर ओके। तो ये तुम्हारा कॉस्ट अकाउंटिंग का पार्ट है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्योंकि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट एक पूरा सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पर उसको अलग अलग कर रखा है, कॉस्ट और मैनेजमेंट को अलग अलग। तो इसके अंदर मैनेजमेंट जब पढ़ोगे आप लोग, वहां पर आ जाएगा मार्जिनल कॉस्टिंग, एक आपका आ जाएगा बजटरी कॉस्टिंग या बजटरी कंट्रोल कह लो, बजटरी कंट्रोल। एक आप बेटा किसका स्पीकर रिपीट कर रहा है? हाँ। और तीसरा आपका आएगा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो ये तीनों ही पूरे इन सबके बराबर आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन हमारे कोर्स में ये वाला पार्ट है 1 से लेकर 10 तक। ठीक है। आपका पेपर का फॉर्मेट देखो, न्यू फॉर्मेट क्या है वो नहीं पता, जो चलता हुआ आ रहा है वो बता रहा हूं मैं आपको। आपका जो पेपर है वो आएगा 75 मार्क्स का। इसके अंदर होगा क्या फॉर्मेटिंग में, मान लो फर्स्ट क्वेश्चन आता है तो उसके दो पार्ट होंगे, ए और बी। एक होगा थ्योरी का, एक होगा प्रैक्टिकल का। इसके और में जो चॉइस आएगी वो दो तरीके से आ सकती है। या तो वो चॉइस जो आएगी पूरी की पूरी प्रैक्टिकल होगी, या फिर अगेन या तो वो थ्योरी होगा या तो वो प्रैक्टिकल होगा। आई बात समझ बेटा? या तो वो पूरी थ्योरेटिकल होगी या तो वो थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल होगा। तो इस एग्जाम में दिक्कत क्या है वो समझो। कॉस्ट अकाउंटिंग में बहुत ही इजी टॉपिक है, एक इजी सब्जेक्ट है, लेकिन एक्चुअल में इसका जो एग्जाम पैटर्न होता है ना, थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों आते हैं। तो बच्चा कंफ्यूज कहाँ हो जाता है, या तो बच्चे को ये थ्योरी आती होती है, ये प्रैक्टिकल आता है आएगा, या तो बोलेगा सर मुझे ये थ्योरी आती है और ये प्रैक्टिकल आएगा। तो यहाँ पर बच्चा गड़बड़ी कर देता है। तो मतलब इसके पेपर में आपको थ्योरी भी पढ़नी पड़ेगी प्लस प्रैक्टिकल भी पढ़ना पड़ेगा। बस फर्क क्या है, आपको थ्योरी पढ़नी है 30%, प्रैक्टिकल पढ़ना है 70%। क्लियर बेटा पॉइंट? तो मैं आपको हर क्लास में थोड़ी बहुत थ्योरी पढ़ाता हुआ चलूंगा, जो मैं आज भी थोड़ी बहुत थ्योरी पढ़ाऊंगा। शुरू करते हैं आप टॉपिक को हमारे आगे के। तो बेटा मेरा पहला चैप्टर है चैप्टर 1, कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट, कॉस्ट शीट क्या होती है वो समझो। A cost sheet is a statement। ये क्या है, एक स्टेटमेंट है that shows the various component of cost for a product। तो इसने क्या बोला, एक प्रोडक्ट की बहुत सारी जो एक प्रोडक्ट की कॉस्ट होती है, उसके जितने भी कंपोनेंट होते हैं वो एक कॉस्ट शीट दिखाता है। तो मतलब किसी भी चीज की, मान लेते हैं एक समोसा। बेटा भरत मुझे बता, एक समोसा बनाने के लिए क्या लगता है? सर पोटैटो लगेगा सबसे पहले तो मतलब मैं लिख दूं रॉ मटेरियल। यस सर। और क्या लग सकती है? सर जिसमें तलेंगे। मैं कह दूं लेबर लगेगी। यस सर। ठीक है, और क्या लग सकता है? कुछ अदर एक्सपेंसेस भी लग सकते हैं। तो मतलब यहाँ पर 3 कैटेगरी समोसे की नजर आई। क्या नजर आई? एक मटेरियल की बात कर दी उसने, एक लेबर की बात कर दी उसने, और एक खर्चों की बात कर दी उसने। तो ये कॉस्ट के क्या है, कंपोनेंट है। ये तीनों क्या है, कॉस्ट के कंपोनेंट है। कहता है आप दुनिया में कोई भी प्रोडक्ट बना लो, उसके ऊपर मटेरियल भी लगेगा, लेबर भी लगेगी,
और अदर देन लेबर भी खर्चे होंगे। तो इस कॉस्ट के कंपोनेंट को वेरियस तरीके से दिखाना ही क्या है, कॉस्ट शीट है। समझना मेरी बातों को, बहुत इजी है, ध्यान से देखेंगे। एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट के एलिमेंट क्या है बेटा? कॉस्ट के 3 एलिमेंट हैं। अदिति बेटा क्या क्या है एलिमेंट में? सबसे पहला क्या बोला मैंने? रॉ मटीरियल, मटेरियल, मटीरियल दूसरा, लेबर एंड थर्ड और वन इज एक्सपेंस। अब यहां पर मटेरियल के भी 2 टाइप बेटा। जो हम जीन्स पहनते हैं, जो कंपनी जीन्स मैन्युफैक्चर कर रही है, तो मुझे बताओ वो जीन्स की जिप भी बनाती है क्या? चलो दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं। मारुति सुजुकी कार बनाती है कि टायर बनाती है? सरकार। कार बना रही है, और टायर तो मार्केट से खरीद के लाती है, लगा देती है। यस सर। तो उसी को क्या बोलेंगे? वन इज डायरेक्ट मटीरियल और अनदर इज इनडायरेक्ट मटीरियल। एनी डाउट? जैसे कि अगर मैं बोलूं कि मेरे को भैया एक फुल्ली फर्निश्ड घर बना के दो, तो फुल्ली फर्निश्ड घर बनाने के लिए उसको कंक्रीट भी लगेगा, ब्रिक्स भी लगेगी, सीमेंट भी लगेगा। तो ये जितना भी कुछ लगेगा दैट इज रॉ मटेरियल। लेकिन फर्नीचर तो क्या होगा? इनडायरेक्ट मटेरियल होगा, लाएगा और रख देगा। सबको क्लियर है बच्चों? सबको क्लियर है ये पॉइंट? अब बात करते हैं लेबर की। बेटा लेबर भी ना 2 टाइप की होती है। एक होती है डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर। एक होती है इनडायरेक्ट लेबर। इनडायरेक्ट लेबर का मतलब समझना। हाँ बेटा रोहन, बेटा मेरी आवाज आ रही है? यस सर। रोहन बेटा मुझे ये बता, छोले भटूरे खाए हैं तूने? यस सर। अब छोले भटूरे की दुकान में अगर हम चले, तो वहां पर जो लेबर काम कर रही है वो क्या क्या काम कर रही है? लाइक इन व्हाट मैनर? जैसे कि एक टोकन काउंटर में बैठा हुआ है, यस सर, द वन हु कलेक्ट्स द बिल्स एंड ऑल। ओके, और सेकंड वन? द वन हु इज मेकिंग दोस छोले भटूरे। अब बात को समझना, वहां पर भी कैटेगरी है। एक जो भटूरे बना रहा है, एक जो पैकिंग कर रहा है, एक जो फ्राई कर रहा है, और एक जो डिश वॉश कर रहा है। समझ गए मेरी बात को? यस सर। तो ये हो गया एक अनस्किल्ड लेबर। अनस्किल्ड लेबर, दे ऑल आर स्किल्ड लेबर, स्किल्ड लेबर। और इसको भी क्या बोलेंगे? ये भी क्या है मेरा? स्किल्ड लेबर। तो जो बंदा डायरेक्टली किसी चीज पे काम कर रहा है, जो मटेरियल है उसके ऊपर जो काम कर रहा है, उसको बोलेंगे डायरेक्ट लेबर। और उस मटेरियल के ऊपर डायरेक्टली जो काम नहीं कर रहा, उसको क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट लेबर। बात समझ आई मेरी? यस सर। ऐसे आते हैं एक्सपेंस। एक्सपेंस भी बेटा 2 टाइप के होते हैं। पहला है डायरेक्ट एक्सपेंस, दूसरा है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। रॉ मटेरियल के ऊपर जो भी खर्चा डायरेक्टली लगा, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, दीज ऑल आर डायरेक्ट एक्सपेंस। और जो मटेरियल के ऊपर डायरेक्टली नहीं लग रहा, इनडायरेक्टली लग रहा है, जैसे कि मैंने किसी को, जैसे कि पावर, लाइटिंग चार्जेस, फ्यूल लग रहा है, तो दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्लियर? अब बात को समझना। हमारी कॉस्टिंग के अंदर जितने भी इनडायरेक्ट मटेरियल, लेबर या फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं,
हम इनको क्या बोल देते हैं? ओवरहेड। क्या बोलते हैं? ओवरहेड। तो मतलब कोई भी इनडायरेक्ट खर्चा आएगा, उन सब इनडायरेक्ट खर्चों को क्या बोल देते हैं हम? ओवरहेड। सबको क्लियर है बेटा ये पॉइंट? किसी को कोई डाउट यहां तक? ठीक है, तो मैं आगे बढ़ रहा हूं। मुझे उम्मीद है ये चीजें समझ आ रही होगी आप लोगों को। अभी हमने कोई बहुत बड़ी बात नहीं करी, छोटी सी बात करी। ये क्या थे? हमारे एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। अब बात कर रहे हैं हम एलिमेंट ऑफ कॉस्ट शीट। एलिमेंट ऑफ कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट के एलिमेंट क्या क्या है वो समझना। फर्स्ट एलिमेंट इज प्राइम कॉस्ट। सेकंड एलिमेंट इज वर्क कॉस्ट। सर यहाँ से नोट करना स्टार्ट करें? नोट तो पूरा ही कर ले, करना है तो। सर आप ये पीडीएफ भेजोगे ये वाली? हाँ, पीडीएफ भेज दूंगा मैं क्लास के बाद। ओके सर। देखो ध्यान से इसको। एलिमेंट ऑफ कॉस्ट शीट में प्राइम कॉस्ट, वर्क कॉस्ट। तीसरा मेरा क्या है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिफ्थ एलिमेंट क्या है मेरी? कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। नेक्स्ट इज कॉस्ट ऑफ सेल। तो मेरे बेटा ये 5 एलिमेंट है किस चीज के? कॉस्ट शीट के। अब ये होते क्या है वो अभी समझेंगे। मतलब क्या है? अगर मैं इन सबको मिला दूंगा तो ये पूरी एक कॉस्ट शीट बन जाएगी। ठीक है, ये क्या है वो अभी समझाता हूं मैं आपको, ध्यान से देखेंगे। एक मैं शॉर्ट फॉर्मेट में कॉस्ट शीट बना रहा हूं। सबसे पहले जब मैं कॉस्ट शीट में कैलकुलेट करूंगा तो मेरा आंसर निकलेगा प्राइम कॉस्ट का। जैसे ही प्राइम कॉस्ट में मैं क्या ऐड करूंगा? फैक्ट्री ओवरहेड, मतलब फैक्ट्री का खर्चा। उसी टाइम मेरी क्या कैलकुलेशन निकल के आएगी? दैट विल बी वर्क कॉस्ट। जैसे ही मैं वर्क कॉस्ट में ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव का खर्चा जोड़ूंगा तो मेरी क्या कैलकुलेट होके आएगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जैसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में मैं ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स और माइनस कर दूंगा क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स, तो मेरी क्या कैलकुलेशन होके आएगी? कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। जैसे ही मैं इसमें ऐड करूंगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, तभी मेरी कैलकुलेशन होकर आएगी कॉस्ट ऑफ सेल। इसी कॉस्ट ऑफ सेल को मैं क्या नाम देता हूं? टोटल कॉस्ट। और इस टोटल कॉस्ट में जैसे ही मैं प्रॉफिट को ऐड करूंगा तो ये मेरी क्या बन जाएगी? सेल बन जाएगी। तो ये एक छोटा सा फॉर्मेट है किस चीज का? कॉस्ट शीट का। अभी हम इसको और इलेबोरेट करते हैं। ये सिर्फ एक शॉर्ट फॉर्म सिखाने का तरीका था, आप बात को समझ। सर वो सेलिंग एंड क्या लिखा है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। और दोबारा लिख देता हूं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। बेटा OH जो है वो शॉर्ट फॉर्म है किसका? ओवरहेड का। ठीक है, अब बात को समझना। मैं शुरू कर रहा हूं मेन चीज। तो बेटा प्राइम कॉस्ट का मतलब क्या होता है वो समझो।
अब चलते हैं फटाफट से हम किसकी दुकान पर, मोमोज की दुकान पे चलते हैं, चलो समोसे की दुकान पे चलते हैं। कॉस्ट शीट, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले आपके पास आएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम। मतलब बेटा आप खुद सोचो, जो समोसे वाला डेली समोसे बना रहा है, तो क्या वो डेली आलू खरीद के लाएगा कि पहले से भी स्टॉक में होगा उसके? बोलो बच्चों, जो समोसे वाला डेली बना रहा है चीजें, रॉ मटेरियल बना रहा है, मतलब समोसे बना रहा है, तो क्या वो डेली आलू खरीदेगा, डेली मैदा खरीदेगा, डेली मसाले खरीदेगा, या पहले से भी थोड़ा बहुत उसका हो सकता है? तो इसका मतलब पहले से भी उसके पास थोड़ा बहुत होगा, प्लस वो थोड़ा और खरीद के भी लाएगा, और बाकी जो बच जाएगा उसके बाद हम क्या कैलकुलेट करके दिखाएंगे, रॉ मटेरियल कंज्यूम। इसका मतलब क्या है कि आपके पास जितना भी रॉ मटेरियल था, आपने उसमें से कितना कंज्यूम कर लिया। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम कहा जाएंगे, वर्किंग नोट 1 में जाएंगे। इसका फॉर्मूला क्या है, रॉ मटेरियल कंज्यूम इक्वल टू ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल प्लस कैरिज इनवर्ड माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल। तो मतलब पहले से ही कितना रॉ मटेरियल, उसमें मैंने और रॉ मटेरियल खरीदा, उसको खरीदने के लिए जो खर्चा लगा कैरिज इनवर्ड का, और मैंने क्लोजिंग रॉ मटेरियल माइनस कर दिया, उस अमाउंट को मैं क्या बोलूंगा, रॉ मटेरियल कंज्यूम। क्लियर बेटा पॉइंट? यहां तक बेटा बात समझ आ गई होगी आप लोगों को। इसको कहते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम। या तो क्वेश्चन में क्या गिवन होगा, डायरेक्ट मटेरियल, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, सीधा रॉ मटेरियल खरीदते हैं और रॉ मटेरियल ही बेच देते हैं, या फिर कंपनी ने सीधा टायर लाया और टायर लगा दिया, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट मटेरियल। दोनों में से कुछ भी क्वेश्चन में गिवन हो सकता है। अगर डायरेक्ट मटेरियल होगा तो आपको डायरेक्ट मटेरियल लिखना है, और अगर रॉ मटेरियल कंज्यूम होगा तो इनमें से कुछ ना कुछ आपको गिवन जरूर होगा। ठीक है, ये मैं यहां बना देता हूं वर्किंग नोट 1। नेक्स्ट, डायरेक्ट लेबर। जो भी रॉ मटेरियल हमने लाया, जो भी रॉ मटेरियल आया, उस रॉ मटेरियल को फैक्ट्री तक, मतलब गोडाउन तक पहुंचाने के लिए एक लेबर चाहिए होती है, जो उसका हिसाब किताब रखेगा, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट लेबर, या फिर इसका दूसरा नाम डायरेक्ट वेजेस बोल सकते हैं। क्लियर? उसके बाद इन सब के अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा खर्चे हो सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का या फिर कुछ और खर्चा, मैंने किसी को कुछ पेमेंट कर दिया, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इन जब खर्चों को जोड़ूंगा तब जाके मेरे क्या निकल के आएगा, प्राइम कॉस्ट। इन सबको जोड़ने का क्या निकलेगा, प्राइम कॉस्ट। तो समझ आया बेटा प्राइम कॉस्ट कैसे निकलता है? तो ये जो सारे डायरेक्ट लेबर और एक्सपेंस लिखा है आपने, ये रॉ मटेरियल की और में या ये फिर अलग है? ना, ये दोनों साथ, इन दोनों के और में ये आएगा, मतलब इन दोनों में से कोई एक, और बाकी ये अलग है दोनों। अच्छा अच्छा ठीक। ठीक है, लेकिन हम फॉर्मेट में प्लस नहीं करते, इसको ऐसे ही लिखते हैं हमेशा। तो मैं इधर एरो बना देता हूं, या तो इन दोनों में से कोई एक, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, इन तीनों को प्लस करके प्राइम कॉस्ट निकल के आएगी। ठीक है, यस सर। मैं यहां बना देता हूं जिससे आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होगी। प्राइम कॉस्ट आगे देखेंगे बेटा। नेक्स्ट, प्लस फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड, बेटा फैक्ट्री में क्या क्या खर्चे हो सकते हैं? मशीन्स के। मशीन्स के क्या खर्चे होंगे, जैसे कि रिपेयर ऑफ मशीन,
या फिर डेप्रिसिएशन ऑन मशीन, या फिर इनडायरेक्ट वेजेस, या फिर पावर, या फिर फैक्ट्री रेंट। बातें समझ रहे हो? तो मतलब फैक्ट्री के ऊपर कुछ भी खर्चा होगा जो आपको ये याद दिलाएगा कि ये सारे खर्चे फैक्ट्री के होते हैं, तो वहां पर आपको क्या करना है, वो सबको फैक्ट्री ओवरहेड में जोड़ देना। ठीक है, इन सबको ऐड करने के बाद जो वैल्यू निकलेगी उसको क्या बोलेंगे हम, ग्रॉस फैक्ट्री या फिर ग्रॉस वर्क कॉस्ट। बात समझ आई? दोबारा बता देता हूं, प्राइम कॉस्ट, मैं यहां फॉर्मूला लिख रहा हूं, प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड इक्वल टू ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। एनी डाउट बेटा? आप बात को समझना बेटा। आप लोग मुझे बताओ, आप लोगों के घर में जब रात को रोटी बनती है तो जब मम्मी आटा गूंद के रखती है तो क्या जितना भी आटा होता है सबकी रोटियां बन जाती है या थोड़ा बच जाता है फ्रिज में? बोलो। बोल बेटा अदिति। बच जाता सर। बच जाता। कबीर बच जाता है? समझना मेरी बात को। तो वो जो बच जाता है तो क्या उसकी अभी रोटी बन सकती है ना बाद में? यस सर। तो उसको बोलेंगे वर्क इन प्रोग्रेस। क्या बोलेंगे? वर्क इन प्रोग्रेस। तो मैं ऐसा लिख रहा हूं, देखो, रात का डफ प्लस मम्मी ने क्या किया, मॉर्निंग में और आटा गूंदा, मॉर्निंग का डफ टोटल हो गया, टोटल डफ। यहां तक बात समझ आ गई? इसमें से क्या होगा, रोटी बनेगी और फिर थोड़ा बहुत डफ बच जाएगा ना, रिमेनिंग डफ। तो इसको क्या बोलेंगे, रात के डफ को ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, और रिमेनिंग डफ को क्या बोलेंगे, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। तो यहां लिख रहा हूं प्लस ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस माइनस क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। इनको प्लस माइनस करके जो आंसर आएगा, हम जब उसको इसके अमाउंट से जोड़ेंगे तो दैट बिकम नेट फैक्ट्री या फिर नेट वर्क कॉस्ट। यहां तक कोई डाउट बच्चों? यहां तक सबको क्लियर है? तो हमने क्या क्या समझा कि प्राइम कॉस्ट कैसे निकलता है। प्राइम कॉस्ट के लिए इनको ऐड करना पड़ता है। प्राइम कॉस्ट में जब मैं फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ूंगा तो ग्रॉस फैक्ट्री निकलेगी। अगर मेरे पास वर्क इन प्रोग्रेस है, मतलब अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ, वो कुछ अमाउंट बचा हुआ है, तो उनको मैं प्लस माइनस करके नेट निकाल लूंगा। ठीक है, अब इसके आगे की बात समझते हैं। नेट फैक्ट्री कॉस्ट में मैं क्या ऐड करूंगा, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। तो ऑफिस और एडमिन का खर्चा क्या क्या हो सकता है, जैसे कि सैलरी टू स्टाफ, ऑफिस का रेंट, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। बेटा फर्नीचर फैक्ट्रीज में होते हैं कि ऑफिसेज में होते हैं? वैसे अगर देखा जाए होते तो दोनों जगह है, लेकिन प्रायोरिटी इस केस में हम ऑफिस को देंगे, क्योंकि मशीन जो होती है वो फैक्ट्री में होती है।
और बाकी जो चीजें फर्नीचर वो कहाँ होंगे, ऑफिस में होंगे। क्लियर? तो डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर हो गया, और क्या हो सकता है, लाइटिंग चार्जेस। तो ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, तो इन सबको जब ऐड करेंगे तब मेरा निकल के आएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसको क्या बोलेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। बेटा अनन्या क्लास में है? यस सर। अनन्या बेटा मुझे एक बात बता, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से क्या समझते हैं हम? सर मतलब सर मतलब अगर कुछ प्रोड्यूस करा रॉ मटेरियल तो उसको प्रोड्यूस करने में क्या क्या कॉस्ट लगा है और क्या क्या एक्सपेंसेस है। तो मतलब मैं बोल सकता हूँ कि रॉ मटेरियल पर मैंने जो भी खर्च किया या जितना भी पैसा लगाया, अब वो फिनिश गुड्स में बदल गया। यस सर। यही मतलब है ना? यस सर। तो मतलब ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इसकी निकल गई ना? हाँ। ठीक है। तो क्या मैं इससे ये पता लगा सकता हूँ कि मेरे एक कॉस्ट की कीमत कितनी है, एक गुड्स की कीमत कितनी है? यस सर। तो जब भी आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाल लोगे तो आपको हमेशा यहाँ क्या कैलकुलेट करना है, कॉस्ट पर यूनिट। तो उसका फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट पर यूनिट इक्वल टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइड बाय यूनिट प्रोड्यूस। कि जितना भी आपने प्रोड्यूस किया उसकी कॉस्ट कितनी होगी पर यूनिट की, तो टोटल कॉस्ट से हम डिवाइड कर देंगे। क्लियर? ये बात सबको समझ आ गई? अब ये हम ऐसा करते क्यों है वो भी समझो। यहां पर इसके बाद हम करते हैं प्लस ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स माइनस क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स। क्वेश्चन में क्या होता है, इसकी वैल्यू, इसकी जो वैल्यू होती है वो गिवन होती है आपको, लेकिन इसकी ना वैल्यू गिवन नहीं होती, इसके सिर्फ यूनिट्स गिवन होते हैं। तो अब इसकी वैल्यू कैसे निकालूं? तो इसकी वैल्यू निकलती कैसे है, क्लोजिंग फिनिश गुड्स की वैल्यू कैसे निकलेगी वो समझना। यूनिट्स मल्टीप्लाई कॉस्ट पर यूनिट। तो इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए मुझे कॉस्ट पर यूनिट निकालना पड़ता है। अब बात आती है सर ऐसा क्यों? अब समझना मेरी बात को, पॉइंट समझो। जब आपने बोला कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो इससे क्या पता चल जाए, जो करंट पीरियड में गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं उसकी कॉस्ट पता लग जाएगी, तो हम कॉस्ट पर यूनिट भी निकाल लेंगे। कोई डाउट? भारत क्लियर है यहां तक? यस सर। अब हुआ क्या बेटा, मुझे बताओ, जितना भी प्रोडक्ट तुम बनाते हो या जितनी भी रोटी तुमने घर में बनाई, क्या सारी की सारी खत्म हो जाती है? हमेशा कुछ ना कुछ बच जाता है, हमेशा कुछ ना कुछ बच जाता है। तो जब मुझे पता है कि मैंने 100 गुड्स बनाए, मान लो 100 गुड्स बनाए, 100 गुड्स की कीमत है 1000 रुपए, तो पर यूनिट 10 रुपए हो गया। और मान लेते हैं 100 में से 80 गुड्स जो है वो सेल हो गए, तो बताओ कितने गुड्स बच गए, 20। तो इन 20 गुड्स की वैल्यू कितनी, 200 रुपए। कबीर यहां तक क्लियर है? रोहन? सर ये वाला रिपीट कर दो। दोबारा बोल रहा हूं बेटा, ध्यान से सुनो। मैंने क्या बोला, मैं काम करता हूं, इसको नेक्स्ट पेज में करता हूं वरना फिर मेरी कॉस्ट शीट छोटी हो जाएगी थोड़ी सी। एक मिनट रुक जाओ, ये समझ लोगे आप लोगों को, जो भी पॉइंट होगा सब क्लियर हो जाएगा। ध्यान से देखो, मान लो आप लोगों ने करंट पीरियड में, मतलब जनवरी का महीना चल रहा है, मान लो करंट मंथ में आप लोगों ने 100 समोसे बनाए।
100 समोसे बनाए और इन समोसे को बनाने के पीछे आपके 8,000 रुपए खर्च हुए। कितने खर्च हुए? नहीं, 8,000 ज्यादा हो जाएगा। चलो 1,000 समोसे बनाए, 8,000 रुपए खर्च हुए। तो हमने क्या निकाल लिया? कॉस्ट पर यूनिट। कैसे निकाला? 8,000 डिवाइड बाई 1,000, दैट इज 8 पर यूनिट। यहां तक क्लियर? यस सर। अब मुझे बता, क्या 1,000 के 1,000 समोसे बिक जाएंगे? नो सर। तो हम मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे 100 समोसे बिके नहीं। तो बता, इन 100 समोसे की कॉस्ट कितनी? 800। 800 रुपीस। तो आज का क्या मैं इसको क्लोजिंग स्टॉक बोल सकता हूं? यस सर। तो नेक्स्ट डे ये क्या बन जाएगा? ओपनिंग। तो ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू तुम्हें पता है कि नहीं पता? पता है सर। भाई क्लोजिंग स्टॉक की क्या बन गया? ओपनिंग। इसकी वैल्यू कितनी होगी? 8/1 में होल्ड कर। ओपनिंग स्टॉक, ये जो क्लोजिंग स्टॉक 800 रुपए का है, यही क्लोजिंग क्या बन गया? ओपनिंग। तो ओपनिंग की वैल्यू भी तो 800 ही हो गई। क्लियर सबको? सबको क्लियर बेटा ये पॉइंट? भरत क्लियर है? अनन्या, अदिति? यस सर। ठीक है, अब आगे समझना। अब खुद सोचो, तुम्हें ओपनिंग की वैल्यू पता है, मैंने दोबारा करंट पीरियड में कुछ समोसे बनाए, 1,000 मान लेते हैं, यहां पर दोबारा मैंने 500 समोसे बनाए, इसकी कॉस्ट 4,000। तुम्हारे 300 समोसे बिक गए, 200 बच गए, ये सेल हो गए, और 200 समोसे अभी भी बच गए। तो तुमने क्या बोला? क्लोजिंग स्टॉक। कितने समोसे? 200 समोसे। क्या इसकी वैल्यू पता है तुम्हें? क्या इन 200 समोसे की वैल्यू पता है? तुम बोलोगे 1600। तो हम कैसे निकालेंगे? हम 4,000 से पहले इसको डिवाइड करेंगे, तो मेरी कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी, फिर उसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। सबको ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? यस सर एक सर। बार फिर से बता दो प्लीज। दोबारा बता रहा हूं, समझना मेरी बात। पहले मुझे बताओ, ये क्लोजिंग वाला फंडा समझ आ गया? क्लोजिंग का ओपनिंग बना दिया मैंने। यस सर। अब समझो, मान लो फरवरी का महीना आ गया, आप लोगों ने यहां पर 500 समोसे बनाए और इसकी कॉस्ट लगी 4,000 रुपए, ठीक है? 500 समोसे में से 300 समोसे तुम्हारे बिक गए, सोल्ड। कितने बच गए? 200 समोसे। तो जो 200 समोसे बचे, इट बिकम अ क्लोजिंग स्टॉक। कोई डाउट? नो सर। तो क्लोजिंग स्टॉक का मुझे ये तो पता है कि 200 समोसे हैं, लेकिन कितने रुपए के हैं ये पता है क्या? सर सेम नहीं होगा वो जिस यूनिट पे वो जो। इस वाले पे? हाँ मैं जैसे 8 यूनिट निकला है वैसे नहीं इसमें डाल सकते? नहीं, वही चीज, क्योंकि ये तो पिछले महीने का था ना। अच्छा हाँ हाँ। करंट का क्या है? ये है। चलो मान लो मैं चेंज कर रहा हूँ वैल्यू, इसको 2,000 कर लेते हैं। लो, सर इसका भी 8 ही आ रहा है लेकिन। हाँ मैंने 2,000 कर लिया, अब 2,000 कर लिया। तो अब मेरे लिए क्या हो जाएगा? मैं पहले निकालूंगा कॉस्ट पर यूनिट। तो 2,000 डिवाइडेड 500, 4 रुपए। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कॉस्ट पर यूनिट कितने रुपए? 2,000 डिवाइड बाई 500, दैट इज 4 रुपीज। इस 4 को यहाँ लिखूंगा, तो ये बन जाएगा 800 रुपीज। क्लियर है बेटा पॉइंट? यस सर। तो इसी वजह से मुझे क्या निकालना पड़ता है? कॉस्ट पर यूनिट निकालना पड़ता है, जिससे मैं अपनी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू को निकाल सकूं। क्लियर बेटा पॉइंट? तो यहां तक तुम्हें समझ आ गया होगा अच्छी तरह से। मैं आगे बढ़ता हूं। जैसे मैं अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से ओपनिंग क्लोजिंग की वैल्यू को प्लस माइनस करके दिखाऊंगा, जो भी वैल्यू आएगी उसको क्या बोलेंगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। इसका मतलब भी समझो। मैं दोबारा समोसे पे आ रहा हूं बेटा। इस वाले जनवरी के पीरियड में
1000 समोसे बनाए थे, कितने बिक गए थे? पता नहीं, 100 बच गए थे। तो मतलब ओपनिंग स्टॉक इज 100, ओपनिंग स्टॉक इज 100 फॉर फेब मंथ। ये पॉइंट क्लियर है सबको? यस सर। दोबारा समझा रहा हूँ। जनवरी में टोटल हमने 1000 समोसे बनाए, जिसमें से सब कुछ बिक गया, लेकिन 100 समोसे बच गए थे, जिसको हमने क्लोजिंग स्टॉक का नाम दिया, और यही क्लोजिंग फेब के महीने में ओपनिंग बन गया। तो ओपनिंग कितना? 100। मैंने अभी बनाए कितने? 500। करंट ईयर की प्रोडक्शन कितनी होगी? 500। टोटल हो गए 600। 600 में से दोबारा कितने बच गए? 400। तो रिमेनिंग कितना बच गया? क्लोजिंग 400, 200। रिमेनिंग कितना बच गया? 200। तो इसका मतलब 400 गुड्स क्या है? 100 ओपनिंग था, 500 मैंने बनाए, टोटल हो गए 600, जिसमें से 200 मेरे बिके नहीं है, तो रह गए 400। तो ये 400 क्या है? गुड्स सोल्ड। यही बात है ना? यही बात है ना आदित्य, अनन्या, भरत, रोहन, कबीर? सर ये Yes, sir. गुड्स, हाँ बेटा, बोल क्या कह रहा है भरत? सर ये जो 400 बचे हैं ये मतलब हमारे पास लेफ्ट है ना अभी? दोबारा समझ। 100 पहले से थे, 500 तूने अब बनाए, 600 हो गए टोटल, जिसमें से 200 बच गए हैं। तो 200 बचेंगे क्यों? 400 बिक गए, ठीक है सर। जब 400 बिक गए, अब वो जो 400 बिक गए हैं उनकी कीमत को क्या बोलेंगे हम? कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। कि जो गुड्स सेल के लिए अवेलेबल है उनकी कॉस्ट निकल के आएगी तेरी यहां पर। क्लियर? यस सर। इसमें क्या ऐड करूंगा? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। कभी भी समोसे जब बन के रेडी हो जाएंगे, हम डायरेक्ट उठा के थोड़ी ना खा लेंगे। पिज्जा बनने के बाद में डब्बे में पैक होता है, या फिर डिलीवरी बॉय घर तक पहुंचा देता है। तो यहाँ पर क्या क्या ऐड करेंगे? जैसे कि पैकिंग एक्सपेंस, या कोई भी सेलिंग एक्सपेंस, टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट, प्रमोशन का खर्चा, या फिर सैलरी टू डिलीवरी बॉय, या फिर सेल्समैन भी बोल सकते हो उसको। और क्या लिख सकते हैं? डेप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी वैन या फिर बाइक। ये पॉइंट समझ आया बेटा? हमने 3 टाइप की डेप्रिसिएशन यूज करी। अगर मशीन पे डेप्रिसिएशन लगेगी, इट इज चार्ज ऑन फैक्ट्री ओवरहेड। अगर फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन लगेगी, इट इज चार्ज ऑन ऑफिस ओवरहेड। और अगर डिलीवरी वैन पे डेप्रिसिएशन लगेगा, इट इज चार्ज ऑन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट किसी बच्चे को? आगे बढ़ रहे हैं अब हम। जैसे ही बेटा इन सबको मैंने प्लस कर दिया, तो जो भी आंसर आएगा उसको क्या बोलूंगा? कॉस्ट ऑफ सेल। कि मैं अपना सामान इतने का, मेरा जो सामान बिकेगा उसकी वैल्यू इतनी है। अब मैं उस पर प्रॉफिट को जोड़ दूंगा, जो भी आंसर आएगा दैट इज माय सेल। और इसी को हम क्या बोलते हैं? टोटल कॉस्ट। एनी डाउट बेटा? बोलो बच्चों। एनी डाउट? सबको क्लियर होगी कॉस्ट शीट? यस सर। ठीक है, अब लास्ट चीज। मान लो बेटा यहां पर आपको यूनिट प्रोड्यूस के बारे में पता ही नहीं, तो इसके लिए फॉर्मूला है एक छोटा सा, वो भी देख लो। मैं यहीं लिख रहा हूं। यूनिट सोल्ड इक्वल टू ओपनिंग यूनिट प्लस यूनिट प्रोड्यूस
माइनस क्लोजिंग यूनिट। तो मतलब आपको क्वेश्चन में ये बता दिया वो कितना सामान बेचा है, पहले से कितना था, कितना बच गया। तो आप इस फॉर्मूले को डिराइव करके क्या निकाल लोगे, यूनिट प्रोड्यूस निकाल लोगे। तो यूनिट प्रोड्यूस निकालने के लिए फॉर्मूला मेरा क्या बन गया, मैं नीचे लिख दूं, यूनिट प्रोड्यूस इक्वल टू यूनिट सोल्ड माइनस ओपनिंग यूनिट प्लस क्लोजिंग यूनिट प्लस क्लोजिंग यूनिट। तो ये मेरा क्या बन गया, यूनिट प्रोड्यूस का फॉर्मूला। समझ आ गया सबको? यस सर। ठीक है। Sir, I have a doubt. हाँ बेटा बताओ किस पे डाउट है आपको? सर ओपनिंग यूनिट एंड क्लोजिंग यूनिट की वैल्यूज डिफरेंट कैसे होंगी? बिकॉज एज यू सेड कि जो ही क्लोजिंग यूनिट की वैल्यू होगी वही ओपनिंग यूनिट की वैल्यू हाँ होगी। बता दो बेटा, बता तो सुनो। ये ओपनिंग का मतलब पता है क्या है, दैट इज फॉर लास्ट मंथ, और ये क्या है, करंट मंथ। समझे मेरी बात? यस सर। मतलब अगर मैं एग्जांपल दूं, मान लो आज क्या है, फ्राइडे। एक समोसे वाले ने आज टोटल 1000 समोसे बनाए, जिसमें से उसने 800 समोसे बेच दिए, 200 समोसे बच गए। तो दैट इज कॉल्ड क्लोजिंग यूनिट फॉर फ्राइडे। इट बिकम अ ओपनिंग यूनिट फॉर सैटरडे। दैट इज ओपनिंग यूनिट फॉर सैटरडे कितने, 200, प्लस उसने यूनिट प्रोड्यूस किए सैटरडे को, कितने मान लेते हैं उसने 1000 बनाए, टोटल कितने हो गए, 1200। इसमें से उसने सेल कर दिए कितने, मान लेते हैं 800 बेच दिए, तो कितने बच गए, 400। दैट इज क्लोजिंग यूनिट फॉर सैटरडे। क्लियर है बेटा? यस सर। तो ये है ओपनिंग क्लोजिंग की कहानी। तो ये थी बेटा आपकी कॉस्ट शीट। इसी कॉस्ट Sir- शीट की, हाँ बेटा बोलो। सर फिर इसमें ओपनिंग यूनिट 1200 होगी। ना ओपनिंग कितनी है, ये रही 200, अच्छा ओके एंड क्लोजिंग वुड बी 400। क्लोजिंग 400 एंड सेल इज 800। तो मैं अगर यहाँ फॉर्मूले में लगाऊं कि यूनिट सोल्ड कितना किया आपने, हमने बोला 800, हमने कहा ओपनिंग कितनी थी, हमने कहा 200, हमने कहा क्लोजिंग कितना है, हमने कहा 400। तो अगर मैं इसको प्लस माइनस करूंगा तो क्या निकल गया, 1000। तो 1000 इज माय यूनिट प्रोड्यूस। देखो जो मेरा यहाँ पर लिखा था मैंने, यूनिट प्रोड्यूस। क्लियर? यस सर। ठीक है बेटा। तो बेटा ये हमारी थी कॉस्ट शीट। तो छोटा सा एक बात समझा देता हूँ, बात खत्म हो जाएगी। तो अगर कोई तुमसे पूछे कि आपको क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ सेल, तो आपके लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल निकालने का, प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड प्लस ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ठीक है, लेकिन इसको फिर और ब्रेक करना पड़ेगा। कैसे? देखो अब ये लिखना मत, ये बता रहा हूं आपको। अब मैंने सीधी सी बात क्या लिखी, हमने बोला सर आप एक काम करना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स, सॉरी, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को जोड़ देना। हमने कहा ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, वही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स माइनस क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। हमने कहा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फिर ब्रेक कर लो इसको। मैंने इसको ब्रेक किया इस तरीके से, अब मैं इसको ब्रेक कर रहा हूं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को क्या होगा, नेट फैक्ट्री कॉस्ट प्लस ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस माइनस क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस प्लस
ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स माइनस क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। मैंने कहा और क्या फॉर्मूला हो सकता है, इसको फिर ब्रेक कर लो। तो अभी मैंने इन दोनों को ब्रेक किया इस तरीके से। मैं जब इसको ब्रेक करूंगा तो क्या लिखूंगा, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट प्लस ओपनिंग ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड प्लस बाकी ये सारी चीजें। फिर अगर इसको ब्रेक करूंगा तो वो चले जाएगा प्राइम कॉस्ट, फिर प्राइम कॉस्ट को ब्रेक करूंगा तो वो चला जाएगा डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट लेबर। कुछ बात समझ आई बेटा मैं क्या बोल रहा हूं? तो काफी बार क्वेश्चन में आपको ऐसे ही बोलता है कि चलो बताओ फैक्ट्री कॉस्ट क्या होगी, तो आपको वहां पर सिंपल फॉर्मूला क्या यूज करना है, प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड। अगर आपसे पूछे प्राइम कॉस्ट क्या होगा तो क्या लिखोगे, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर या फिर डायरेक्ट एक्सपेंस। समझ आ गया बच्चों की, नहीं समझ आया? क्या बच्चों आप लोगों को कॉस्ट शीट पूरी समझ आ गई अच्छी तरह से? सर एक बार वो लास्ट में फॉर्मूला दिखा दो। हाँ फॉर्मूला लिख ले बेटा, एक सेकंड। फॉर्मूला मतलब पूरी कॉस्ट शीट है। देख मैं यहां से ब्रेक करता हो गया, यहाँ पहुंचा, इसको ब्रेक किया यहाँ पहुंचा, इसको ब्रेक किया यहाँ पहुंचा, इसको ब्रेक किया यहाँ पहुंचा, इसको ब्रेक करूंगा यहाँ पहुंचूंगा। तो ये पूरा फॉर्मूला ही है। तो यहाँ पर एक और चीज लिख ले, लिखना है तो लेकिन मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, मैं थोड़ा सा और अच्छी तरह से लिख देता हूँ। देखो इस पूरे फॉर्मूले को एक ही बार में कंप्लीट कर देता हूँ। इक्वल टू प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड प्लस ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस माइनस क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस प्लस ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। ये लो जी, ये है पूरा फॉर्मूला आपका, ये पूरा कॉस्ट ऑफ सेल का फॉर्मूला है। अब यहां पर देखो जोड़ते रहो, समझ आता रहेगा। इन दोनों को जोड़ा तो क्या निकला, फैक्ट्री कॉस्ट। इन दोनों को जोड़ा तो क्या निकला, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। इसको और इसको जोड़ा तो क्या निकला, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और इनको जोड़ा तो क्या निकला, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। और इन दोनों को जोड़ा तो क्या निकला, कॉस्ट ऑफ सेल। एनी डाउट? सर ठीक है बेटा। तो बेटा मैंने इतना ही करवाया था फर्स्ट क्लास में, तो जो जो मैंने आपको आज करवा दिया। फ्रॉम मंडे से हमारी क्लास होगी सेम टाइम पर 6:30 बजे, और बाकी फिर इसके आगे का हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? ये पीडीएफ भेज दो। हाँ मैं अभी इसको भेज देता हूँ पीडीएफ को, एक मिनट। एंड सर सिलेबस कितने दिन में कवर होगा? बेटा सिलेबस हमारा ओवर हो जाएगा मार्च एंड में, ओवर हो जाएगा आपका, ओके सर। ठीक है? उसके बाद रिवीजन वगैरह होगा? उसके बाद रिवीजन होगी। देखो रिवीजन का अगर मैं सीधी सी बात बताऊं, रिवीजन तो होती है लेकिन बच्चे ही नहीं आते उसमें, अच्छा सर। क्योंकि ये तो कुछ पुराने बच्चे हैं। पूछ लो भरत बेटा, तूने कितनी रिवीजन क्लास अटेंड करी थी? सर एक भी नहीं करी।